वेलकम टू मैम की क्लास, जहाँ होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लेट्स लर्न इन वेरी इजी वे। चलो पढ़ें। आज की वीडियो में क्लास 12 का व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय 5 बाजार संतुलन ये स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो बाजार संतुलन जो है वह क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। बाजार तो हम जान गए, इससे पहले के अध्याय में आप समझ गए कि बाजार होता है पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार होता है, जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ बाजार होता है। ठीक है। और एक बहुत ही मुख्य चीज़ होती है, बाजार में मांग होती है और क्या होती है, पूर्ति। ये दोनों चीज़ें भी होती हैं। मांग कौन करता है, क्रेता करता है, और पूर्ति कौन करता है, विक्रेता करता है। तो बहुत सारे विक्रेता, बहुत सारे क्रेता मिलकर के क्या बनाते हैं, एक बाजार बनाते हैं। ठीक है, जहाँ पे खरीद फरोख्त होता है, जहाँ पर चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए इसे पूरा करते हैं और देखते हैं इस अध्याय में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग को पढ़नी है और क्या क्या फैक्ट्स हैं जिसको जानना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बाजार में संतुलन। एक चीज समझिए, जब बाजार संतुलन में हुआ है तो ठीक है, बाजार संतुलित नहीं होगा तो क्या होगा, क्या चीजें होंगी। दो चीजें हो सकती हैं, दो स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति होगी अधिक मांग की, अधिक मांग यानी मांग अधिक हो जाएगा, या फिर अधिक पूर्ति की। ठीक है, देखिए जब मांग अधिक होगा यानी कि पूर्ति कम है। अधिक मांग होने का मतलब है कि पूर्ति कम पड़ गई। ठीक है, या फिर अधिक पूर्ति होने का मतलब है कम पड़ गया क्या, मांग। तो यहाँ पे उल्टा आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ समझ में आ रही है आपको कि अधिक मांग यानी कि पूर्ति कम, अधिक पूर्ति यानी मांग कम। तो ये दो स्थितियां हो सकती हैं। अगर बाजार संतुलन में नहीं है तो या तो अधिक मांग होगा या तो अधिक पूर्ति होगी। अब ये कैसे होगा ये समझिए उसको। जैसे उपभोक्ता हैं आप, एक उपभोक्ता बाजार में जा रहा है, वहां से कुछ भी थैला भर के ला रहा है खरीद के। ठीक है, इसको जो चीज़ें चाहिए थी ये बाजार से मिल गई। ठीक, दूसरी स्थिति हो सकती है कि ये बाजार में गया और जो चीज़ें इसे चाहिए थी नहीं मिली, आधा ही मिली, और ये उदास होके चला आया। यानी यहाँ पे इसने मांग जितनी की, मांग मान लीजिए इतनी की, लेकिन पूर्ति कितनी हुई, इतनी ही हुई। तो पूर्ति यहाँ पर कम पड़ गई यानी अधिक मांग है। तो इस तरह से अगर सारे उपभोक्ताओं का हो जाए तो मांग अधिक हो जाए और पूर्ति कम। यानी कि आप कभी देखते होंगे कि आलू है मान लो, या फिर प्याज को ले लें। ठीक है, प्याज है, प्याज की मांग जो है वो बहुत ज़्यादा जब हो जाती है तो प्याज की पूर्ति यहाँ पे जब कम रहती है तो क्या होता है, दाम बढ़ने लगता है ना। तो हम कहते हैं प्याज महंगा हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, मांग बढ़ता है यानी मांग बहुत ज़्यादा है लेकिन बाजार में प्याज आ ही नहीं रहा है। तो आप अगर बोलेंगे किसी से या फिर किसी सब्जी वाले से पूछते हैं भैया प्याज इतना महंगा क्यों है, तो क्या कहता है, अरे भैया आ ही नहीं रहा है मार्केट में, अभी मंडी में आया ही नहीं है प्याज ज़्यादा, है ना। या फिर सीजनल अगर मटर है, अगर अभी आप मटर लेने जाएंगे, अभी ठंडी पूरी तरह से नहीं पड़ रही है तो मटर के दाम इस समय क्या है, हाई रहेंगे। ठीक है, आप पूछेंगे क्यों, तो लोग कहेंगे बाजार में आ ही नहीं रहा है मटर। मतलब समझ रहे हैं कि पूर्ति यहाँ कम हो गई है, पूर्ति कम हो गई है। पूर्ति यानी पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये तो रही व्यवहारिक रूप से समझने की बात। अब हम ग्राफ के रूप में समझाते हैं कि आखिर ये दोनों स्थितियां कैसे उत्पन्न हो जाती हैं और बाजार संतुलन क्या होता है। अगर इसके ग्राफ की बात की जाए तो हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो इस तरह के स्लोप का होता है, और हमारी पूर्ति का कर्व जो होता है, पूर्ति, वो इस तरह के स्लोप की होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो संतुलन का बिंदु है वह है ई। ठीक है, ई बिंदु पे संतुलन है, जहाँ पे पी प्राइस पे, इधर अगर हम कीमत दिखा रहे हैं और इधर वस्तु का उत्पादन या मात्रा दिखा रहे हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्यू है। ठीक है, पी कीमत पर क्यू वस्तु का उत्पादन हो रहा है या फिर बाजार में पूर्ति हो रही है, क्योंकि पी कीमत पर। अगर यहाँ पर मान लीजिए ये जो चीज़ है पी जो है वो P2 हो जाए, ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे मान लीजिए P1 हो जाता है तो Q1 इसके अकॉर्डिंग हमारी मात्रा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कहीं संतुलन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूर्ति, यहाँ पर अगर P1 है तो इतनी ज़्यादा जो ये पूर्ति है ये ज़्यादा है, ये अधिशेष है, ये बच जाएगी। तो ये क्या चीज़ हुई, अधिपूर्ति हुई।
पूर्ति ज़्यादा है और डिमांड कम है। अगर पी देखिए, अगर पैसा कीमत जो है वो ज़्यादा हो जाती है किसी वस्तु की, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम डिमांड अपनी कम कर देते हैं। जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, डिमांड कम कर देते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाता है, पूर्ति जो है बचने लगती है। पूर्ति ज़्यादा हो जाए और डिमांड कम, तो ये अधिपूर्ति बच गई। इसके उल्टा अगर P2 हो जाए, दाम P2 अगर यहाँ पे दाम हो गया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिमांड हमारी चली गई और ये Q2 हो गया। यहाँ तक हमारी डिमांड है लेकिन पूर्ति कितनी है, इतनी है, यानी कम है। तो ये जो है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मान लीजिए ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, तो AB क्या हो जाएगा हमारा, अधिमांग। ठीक, पूर्ति कम है यानी अधिमांग। और यही चीज यहाँ हम R और S देख लें तो RS क्या है हमारा, अधिपूर्ति, जहाँ पे पूर्ति ज़्यादा हो जा रही है और यहाँ ए बी अधिक मांग है। ठीक, अगर ऐसे हो जाता है तो ये संतुलन को छोड़ के ऊपर को आ जाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि हम अपनी जब डिमांड कम कर देते हैं तो धीरे 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 पूर्ति ये जो दाम होता है वो नीचे को गिरने लगता है और गिर के पी तक आता है। या फिर अगर दाम कम हो गया और अधिक डिमांड है, कम पूर्ति है, तो हम दाम बढ़ाने लगते हैं और फिर यहीं पे मतलब संतुलन में तो पहुंचना ही दोनों ही स्थितियों में। लेकिन जब ये असंतुलित हो जाता है तो RS अधिपूर्ति होगी या फिर AB अधिमांग होगा। बाजार को संतुलित रखने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर जो अधिक पूर्ति है वो घटे या अधिक पूर्ति के अकॉर्डिंग मांग हमारी बढ़े। तो मांग बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, कहीं भी अगर आपको मांग बढ़ानी है कि आपके दुकान पे बहुत सारे लोग आए, अगर डिमांड को आपको बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, प्राइस को कम करेंगे, लालच देंगे ना कि भाई कम प्राइस में मिल रहा है। तो ये प्राइस कम होते 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 पी पे जब आएगी तो यहाँ पर डिमांड हमारा आ जाएगा जो कि पूर्ति के बराबर हो जाएगा। तो फिर संतुलन यहाँ हो जाएगा। संतुलन बिंदु पे आना ही है। यहाँ पे दाम कम करके आ गए, अब यहाँ अगर यहाँ पे दाम कम करके आए, यहाँ दाम जब कम हो गया है, कीमत कम हो गई है, P2 हो गई है, तो यहाँ क्या हो रहा था, हमारा डिमांड ज़्यादा था। जब डिमांड ज़्यादा है पूर्ति कम है तो हम क्या करेंगे कि डिमांड ज़्यादा है लेकिन पूर्ति कम है तो हम दाम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और बढ़ते बढ़ते दाम फिर से P पे आ जाएगा जहाँ पे S और D जो है वो संतुलित हो, हमेशा ये चीज़। तो यहाँ पे P बढ़ेगी और यहाँ P घटेगी, लेकिन दोनों ही स्थितियों में कहाँ जाना है, संतुलन की स्थिति में। यानी कि फर्मों की यहीं पर स्थिर संख्या होगी, पूर्ति की स्थिर संख्या हो जाएगी और यही हो जाएगा बाजार का संतुलन। एक दूसरा टॉपिक है आपकी पुस्तक में, श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण, यानी मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है। तो मजदूरी का निर्धारण श्रम की डिमांड जितनी होती है और श्रम की सप्लाई जितनी है। जैसे कि अगर आप जा रहे हैं लेबर चौराहे आप जाते हैं, वहाँ बहुत सारे मजदूर खड़े होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको चाहिए 20 मजदूर और मान लीजिए कोई त्यौहार आने वाला है, मजदूर चले गए हैं अपने गाँव और नहीं है वहाँ पे, तो आपको चाहिए 10 लेकिन यहाँ पे मौजूद है 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रम की पूर्ति आपको लेबर चौराहे पे होती है और आप श्रम की मांग करते हुए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, ये श्रम को आप कितना श्रमिक मजदूरी देंगे। यहाँ पे देखिए, मजदूरी अगर हम यहाँ पर लिख दें इस एक्सेस पे और एक्स एक्सिस पे लिख दें श्रम, ठीक है, कितने श्रम को कितनी मजदूरी मिलेगी यहाँ ये तय करना है। तो ये इसकी पूर्ति और मांग पे डिपेंड होती है। यहाँ पे संतुलन बिंदु है, जहाँ पे हमने जितना मांगा उतनी डिमांड पूरी हो गई मजदूरों की, तो यहाँ पर ये ई बिंदु यानी कि इक्विलिब्रियम का बिंदु आ जाएगा और मजदूरी W यहाँ पे निर्धारित हो जाएगी L लेबर को, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए ठीक वही चीज़ है कि अगर यहाँ पे पूर्ति बढ़ जाती है तो हम मजदूरी अगर बढ़ जाती है तो पूर्ति हमारी जो है वह यहाँ पे डिमांड जितनी होगी पूर्ति उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पर जब मजदूरी कम ये लोग कर देते हैं तो हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है लेकिन पूर्ति कम रहती है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में खिसक के ई पे आना होता है। दूसरी बात कि इनका निर्धारण कैसे होगा। श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य मजदूरी दर से अधिक है। देखिए, श्रम का जो सीमांत उत्पाद का मूल्य होता है, एक श्रम क्या पैदा करता है, सीमांत उत्पाद, हम उससे देखते हैं कि वह कितना उत्पादन कर ले रहा है। तो एक श्रम का सीमांत उत्पाद यानी कि उन काम करने की क्षमता या उत्पादन करने की क्षमता, जो सीमांत उत्पाद है वो उसका जो मूल्य, सीमांत उत्पाद का जो मूल्य है मजदूरी दर से अगर अधिक है, ये अगर अधिक है
तो फर्म श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करके अधिक लाभ अर्जित कर सकती है। इसका उत्पादन अधिक है लेकिन मजदूरी दर कम है। यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे ले कि मजदूरी दर कम है लेकिन उत्पादन इसका अधिक है, तो यहाँ पे और ज़्यादा उत्पादन करेगा श्रम, और ये तब तक करेगा जब तक मजदूरी दर इसके बराबर नहीं हो जाता। यानी श्रम का सीमांत मूल्य बराबर होना चाहिए मजदूरी दर के, ये न तो कम होना चाहिए न अधिक होना चाहिए। और अगर श्रम उपयोग के किसी भी स्तर पर श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य मजदूरी की तुलना में कम है, मान लीजिए यहाँ पे कम, अगर ये चीज़ कम है और मजदूरी दर ज़्यादा है, तो फिर ऐसे में क्या होगा कि फर्म जो होगी वो लेबर की एक इकाई कम करके लाभ वृद्धि करेगी। भाई मजदूरों को हटा देगी वहाँ पे कि भैया मजदूरी ज़्यादा लग रहा है ना। तो दोनों ही स्थिति में ये होना चाहिए न ये होना चाहिए, एक होना क्या चाहिए, बराबर। ठीक है, तो बराबर जब होगा क्या, सीमांत उत्पाद मूल्य और मजदूरी दर, तो वही मजदूरी दर निर्धारित मजदूरी दर हो जाएगी। यानी उसी का निर्धारण हो जाएगा कि भैया इतना मजदूरी देनी है, चाहे वो 300 हो या 350 हो। ठीक है, अब बात करते हैं मांग व मजदूरी में शिफ्ट, मांग और पूर्ति में। अब बात करते हैं मांग व पूर्ति में शिफ्ट। यानी शिफ्ट होने का मतलब कि इनके जो वक्र होते हैं, इनके जो लाइन होती है मजदूरी पूर्ति और मांग की, वो शिफ्ट कैसे होती है, तो और शिफ्ट क्यों होती है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम मांग में शिफ्ट को देखते हैं। पहले हम क्या देख रहे हैं, मांग शिफ्ट होता है तो क्या होता है। मांग हमारा मालूम है इतना है और पूर्ति इतनी है। ठीक, ये मांग हमारा डी है। मान लीजिए शिफ्ट होकर के ये अगर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, दाईं ओर जाएगा या बाईं ओर जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो मांग में शिफ्टिंग है दाईं ओर, ठीक, यानी कि ये ग्राफ उठ के इधर को चला गया है, यानी कि डी डैश हो गया है, डी डैश हो गया है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमारा पी है और इसके अकॉर्डिंग हमारी क्यू है। अगर मांग हमारा दाहिनी तरफ हो रहा है, यानी कि ज़्यादा, यानी अब ये क्या क्यों होता है, मान लीजिए कि उपभोक्ता के वेतन में वृद्धि हो जाए, जैसे आप हैं, आपके सैलरी में अगर ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा जा कर के चीज़ें खरीदेंगे, है ना। यानी कि उत्पादन ज़्यादा आप खरीदेंगे, आपका उत्पादन क्यू डैश पे चला जाएगा। देखिए क्यू से किस पे चला गया, क्यू डैश पे ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड आपकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर और दाम यहाँ पे P2, तो यहाँ पर जब आप डिमांड इधर को करते हैं तो आप ज़्यादा ले रहे हैं। ये कब होता है, जब आपके वेतन में वृद्धि हो जाए, यानी उपभोक्ता के वेतन में वृद्धि हो जाए, या फिर बाजार में उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि हो जाए। ये बात आ गई समझ में आपको कि मांग अगर ज़्यादा हो जाती है तो शिफ्ट हो जाता है इसका वक्र दाहिने तरफ, दाईं ओर। और ये कारण किस कारण होता है, उपभोक्ता के वेतन में या तो वृद्धि हो जाए या उपभोक्ता की संख्या में कमी हो जाए, वृद्धि हो जाए, सॉरी। फिर दूसरा क्या होता है कि मान लो अगर डी है ऐसे, एस है यहाँ पे संतुलन बिंदु है हमारा, इसके अकॉर्डिंग हमारी पी ए है और हमारा जो मात्रा है लेने की वह क्यू है। ठीक है, लेकिन अगर यह बाईं तरफ शिफ्ट हो जाए, यानी कि उपभोक्ता का जो डिमांड है वो कम हो जाए, यहाँ पे जो मांग है वो क्या हो गया, बाईं ओर शिफ्ट हो गया। बाईं ओर शिफ्ट होने का मतलब है कि मांग क्या हो गया, कम हो गया। मांग अगर कम हो जा रहा है यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ इसका संतुलन बिंदु बन रहा है P डैश और यहाँ पे Q डैश। तो यहाँ पर Q क्या हो गया, कम, यानी कि अगर उपभोक्ता के वेतन में कमी होती है, ठीक, इसका उल्टा कारण होगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। क्या, उपभोक्ता के वेतन में अगर कमी हो जाती है तो हम अपनी डिमांड कम कर लेते हैं, कम वस्तुएं खरीदते हैं। ठीक है, या उपभोक्ता की संख्या में कमी हो जाए मार्केट में तो डिमांड कम हो जाता है, और जब डिमांड कम होता है तो मांग वक्र जो है वो बाईं ओर खिसक जाता है, जो कि यहाँ से यहाँ हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ, और फिर P जो है वह भी हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यहाँ जैसे Q ज़्यादा हो रहा था तो P भी ज़्यादा हो जा रहा था। तो ये दोनों ही स्थितियों में हम क्या देख रहे हैं कि जब मांग बाईं ओर खिसक रहा है मांग वक्र, यानी मांग कम हो रहा है, तो हमारा जो मात्रा है और हमारी कीमत है वो दोनों ही कम हो जा रही है, और डिमांड वक्र जो है वह बाईं ओर खिसक रहा है। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब मांग ज़्यादा हो जा रही है उपभोक्ता की वेतन वृद्धि या उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि के कारण, तो मांग वक्र जो है वह दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है, और इस स्थिति में कीमत और मात्रा दोनों ही
बढ़ रही है। ठीक, तो ये दोनों ग्राफ आपके इम्पॉर्टेंट है, ये आप जरूर बना लीजिए और समझ लीजिए। अब बात करते हैं पूर्ति में शिफ्ट किस तरह से होता है। अभी तो हमने मांग में शिफ्ट की बात की, तो फिर वही ग्राफ हम एक बनाएंगे और यहाँ पे जो ग्राफ हमारा है डी और एस यानी कि पूर्ति वक्र ये है। तो पूर्ति में किस तरह की शिफ्टिंग होती है? पूर्ति में भी दोनों तरह की शिफ्टिंग होती है। इसमें भी ये क्यू है आपका, पूर्ति में शिफ्टिंग या तो दाईं ओर होगी या तो बाईं ओर होगी। तो फर्म की संख्या, ये कारण क्या होती है? फर्म की संख्या अगर मान लीजिए बढ़ जाती है, फर्म की संख्या बढ़ गई, यानी अगर मार्केट में फर्म ज़्यादा आ गए, दुकानें ज़्यादा हो जाएंगी, तो पूर्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी। और पूर्ति जब बढ़ जाती है तो यह किधर किधर को शिफ्ट होती है? दाईं ओर। पूर्ति वृद्धि, पूर्ति बढ़ गई यानी कि यह दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये नया पूर्ति वक्र आपका क्या होगा? एस डैश होगा। और यहाँ पर आपका क्यू डैश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्पादन बढ़ गया। जब फर्मों की संख्या बढ़ जाएगी मार्केट में तो उत्पाद अपने आप बढ़ जाएगा। भाई फर्म ज़्यादा है यानी ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, और पी जो है हमारा वह नीचे को आ जाएगा। जब पूर्ति ज़्यादा होने लगेगी यानी सामान ज़्यादा होने लगेगा तो भैया कीमत उसकी जो है वह घट जाती है, उसकी वैल्यू नहीं रह जाती है। ठीक है, क्योंकि पूर्ति ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दाईं ओर पूर्ति की वृद्धि होती है, तो पूर्ति का वक्र जो होता है वह दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और यह क्यों होता है? फर्म की संख्या के बढ़ने के कारण होता है। और इस स्थिति में क्यू यानी मात्रा तो हमारी उत्पादन जो है वह तो बढ़ता है, लेकिन जो कीमत होती है वह कम हो जाती है। यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है। दूसरी ओर अगर हम देखें कि पूर्ति अगर बाईं ओर शिफ्ट होती है, इसका कारण क्या होगा? पूर्ति पहले से कम अगर हो जाए, इसका कारण है कि उत्पादन के आगत के कीमत में वृद्धि। देखिए समझिए इसको, अगर कॉस्ट बढ़ जाता है यानी कि आगत जो कच्चा माल है उसकी आगत अगर बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है, तो जो उत्पादन है उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, और पूर्ति यहाँ पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पूर्ति जब कम हो जाएगी यानी कि पूर्ति वक्र जो है हमारा वो किधर को खिसक जाएगा? दाहिने साइड। पहले वाला पूर्ति का यहाँ क्यू था मान लीजिए और पी था, पी दाम पे क्यू बेच रहे थे, लेकिन जब पूर्ति कम हुई तो यह बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे बाईं तरफ पूर्ति कम हो गई। तो ये बाईं तरफ इधर से इधर को शिफ्ट हो गई, और यहाँ पे नया जो हमारा उत्पादन है वह कितना है? क्यू डैश है जो कि कम हो गया, और पी हमारा इतना है जो कि बढ़ गया। जब पूर्ति कम हो गई तो दाम कीमत जो है वह बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इसका कारण मैंने आपको बताया कि उत्पादन के आगत के कीमत में वृद्धि आती है। ठीक है, और डिमांड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो डिमांड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यहाँ भी डिमांड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि मांग में अलग से क्या कैसे शिफ्ट होता है? दाहिने और बाएं। और पूर्ति में कैसे अलग से शिफ्ट होता है? दाहिने और बाएं। और पूर्ति में दाहिनी ओर शिफ्ट होने का मतलब पूर्ति वृद्धि हुई, बाईं तरफ शिफ्ट होने का मतलब बाईं ओर शिफ्ट होने का मतलब पूर्ति कम हो गई। अगर मांग और पूर्ति में एक साथ शिफ्टिंग हो यानी कि मांग और पूर्ति एक दूसरे को प्रभावित करें और एक साथ शिफ्ट हो, तो इसमें क्या है कि चार तरह की सिचुएशन बनती है, चार तरह की संभावनाएं बनती हैं। ये चार तरह की संभावनाएं क्या होंगी? मांग में वृद्धि हो पर पूर्ति में कमी हो। ठीक, एक तो ये संभावना बनती है। दूसरा क्या है? मांग में कमी पर पूर्ति में वृद्धि हो। ठीक, इसका उल्टा हो जाए। ठीक, तीसरी संभावना क्या है? मांग पूर्ति दोनों, मांग व
पूर्ति दोनों में वृद्धि, और चौथी संभावना है मांग व पूर्ति दोनों में कमी। अब देखो, पूर्ति में कमी, मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि, पूर्ति में कमी, इस तरह की चीज़ें मैंने लिख दी, लेकिन मैं इसको उस तरीके से बता दूंगी कि शिफ्ट किधर को होगा। ठीक है, अगर मांग में वृद्धि हो रहा है तो मांग क्या होगा, मांग दाईं ओर। मांग में जब वृद्धि होती है तो मांग दाईं ओर, और पूर्ति जो है बाईं ओर होगा। समझ गए। और अगर मांग में कमी है तो मांग यहाँ पे ठीक इसका उल्टा, मांग बाईं ओर और पूर्ति दाईं ओर, दाहिनी ओर। ठीक है, और मांग व पूर्ति दोनों में वृद्धि होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, मांग और पूर्ति दोनों दाईं ओर शिफ्ट होंगे, दोनों दाईं ओर या दाहिनी ओर जाएंगे, और दोनों में कमी होगी तो दोनों ही बाईं ओर आएंगे। इस चीज़ को आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं कि भाई जो बढ़ा वो दाहिने गया, ठीक है, दाहिने हाथ की तरफ गया, और जो कम हुआ वो बाईं हाथ की तरफ। अगर दोनों कम हुए तो दोनों बाईं ओर गए, दोनों ज़्यादा हो गए तो दोनों दाहिनी ओर गए। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 सिचुएशंस जो हैं वो बनते हैं। अब ये कैसे इसको हम लोग ग्राफ के में दिखाएंगे, चलिए दिखाते हैं। पहला सिचुएशन, मांग में वृद्धि पूर्ति में कमी। अब इसे हम यहाँ पे दिखाते हैं। इसको मैंने इस तरह से भी लिख लिया है कि मांग जो है वो दाहिनी ओर और पूर्ति बाईं ओर शिफ्ट होगा। पूर्ति वक्र S है और D है हमारा मांग वक्र। अब मांग में जब वृद्धि होती है तो मांग क्या हो रहा है, दाहिनी ओर शिफ्ट हो रहा है, यानी कि नया मांग वक्र हमारा क्या होगा, इस तरीके से होगा D'। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर D का यहाँ पर Q लें और यहाँ पर इसका P ले लें तो ये जो नया हमारा है डिमांड वक्र वो यहाँ पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है S के साथ, लेकिन पूर्ति बाईं ओर शिफ्ट होगा। पूर्ति किधर को शिफ्ट होगी, बाईं ओर। यहाँ पे संतुलन तो बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन पूर्ति इसको शिफ्ट होके क्या करेगी, निरस्त कर देगी। पूर्ति हमारी शिफ्ट होकर के S' पे चली जाएगी, यानी ये दोनों चीज़ जब होगा तो यहाँ पर संतुलन E पे संतुलन था वो F पे चला जाएगा। ठीक है, E से F पे चला जाएगा, यानी P हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। Q हमारा उतना ही रहेगा लेकिन P हमारा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ा था। यहाँ आप समझिए कि डिमांड बढ़ा तो फिर क्या हुआ, P को ज़्यादा करके डिमांड को फिर से निरस्त किया गया और यहाँ पर हमारी पूर्ति भी ऊपर को चली आई। ठीक है, तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा संतुलन है वो संतुलन की स्थिति में ही बना हुआ है, और इस स्थिति में क्या होगा कि फिर धीरे धीरे प्राइस को कम करना पड़ेगा और इसको सीधे ई पे आना होगा संतुलन की स्थिति में। ठीक इसका उल्टा दूसरा सिचुएशन है, मांग में कमी और पूर्ति में वृद्धि। तो यहाँ पे क्या होगा, ये S है और ये D है, तो D जो है मांग जो है हमारा वो बाईं ओर आएगा, यानी कि यहाँ कहीं पे चला आएगा। ये जो E है इसका ये यहाँ पे चला आएगा बिंदु, यहाँ पे जैसे इसके अकॉर्डिंग Q था और इसके अकॉर्डिंग ये P था। ठीक है, यहाँ पे पूर्ति क्या होगी, वो दाहिनी ओर शिफ्ट होके यानी कि यहाँ पर चली आएगी। अब आपको लग रहा होगा कि D', यहाँ पर जो E है वही यहाँ F हो जाता है, यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं कि P तो हमारा उतना है लेकिन Q जो है Q भी उतना है और P जो है वहाँ यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया है P'। जब यहाँ पर दोनों चीज़ शिफ्ट होती है, मांग जो है बाईं ओर शिफ्ट होता है यानी कि मांग में कमी आती है, तो हम क्या करते हैं, मांग भाई डिमांड नहीं हो रहा है, पैसे कम कर दो, कीमत कम कर दो, और कीमत कम करके संतुलन यहाँ पे स्थापित पूर्ति ने कर लिया। ठीक है, पूर्ति दाईं ओर शिफ्ट हो गई, लेकिन फिर कुछ देर के बाद ये जो चीज़ होती है, P जो होता है कुछ सिचुएशंस को झेलते हुए ऊपर P बढ़ेगा यानी कीमत बढ़ेगी और फिर E पे ही संतुलन होगा। तो ये तो संतुलन की बात हुई, लेकिन जब शिफ्टिंग होती है तो इस तरह से होती है कि P हमारा कम हो जाता है, Q हमारा उतना ही रहता है, यानी उतने ही क्वांटिटी के लिए दाम जो होता है वह कम हो जाता है। ठीक, इस सिचुएशन में
अगला सिचुएशन तीसरा है, मांग व पूर्ति दोनों में जब वृद्धि हो, यानी दोनों दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाए। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए Q है हमारा और इसके अकॉर्डिंग P संतुलन बिंदु पे है। डिमांड हमारा बढ़कर क्या हो रहा है, D डैश हो जा रहा है, यानी दाईं ओर शिफ्ट हो जा रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, पूर्ति भी दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाएगी और यह शिफ्ट होके कहाँ जाएगी, यहाँ। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका दाम यानी कीमत तो उतनी ही है। जब दोनों में वृद्धि हो रही है तो हमारी क्वांटिटी उसी दाम पे उपभोक्ता जो है ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं खरीदेगा। देखिए यहाँ पे Q से Q डैश हो गया, लेकिन P जो है वही रह गया। ये E जो है F पे चला आया, लेकिन यहाँ कीमत नहीं बढ़ रही है। जब मांग व पूर्ति दोनों में वृद्धि होती है तो बाजार के लिए वो बेस्ट स्थिति होती है। ठीक है, बाजार बेस्ट स्थिति में होता है। क्यों? क्योंकि पूर्ति भी ज़्यादा हो रही है, मांग भी ज़्यादा हो रही है, जो क्वांटिटी है वो है ज़्यादा खपत हो रही है। ठीक है, तो मांग व पूर्ति दोनों में वृद्धि इस तरह से हम दर्शाते हैं। अब देखते हैं मांग और पूर्ति दोनों में कमी को। यहाँ पर इक्विलिब्रियम ये है और Q इसके अकॉर्डिंग P कीमत पे Q का खपत हो रहा है। अब लेकिन जब मांग और कीमत दोनों कम हो जाते हैं तो ये दोनों ही किधर को शिफ्ट होंगे, बाईं ओर शिफ्ट होंगे। बाईं ओर शिफ्ट होकर D जो है यहाँ पर चला गया और S इसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होके बाईं ओर जाएगा, यानी कि इधर को। तो यहाँ पर हमारा क्या है, Q डैश ये आया, यानी कि उत्पादन में कमी हो जाएगी। उसी प्राइस पर, जिस प्राइस पे संतुलन पे था, उसी प्राइस पे उत्पादन कम हो जाएगा, यानी कि उपभोक्ता कम मात्रा में वस्तुएं लेने लगेंगे। ये उत्पादन Q से Q डैश को कम हो गया है और कीमत उतनी ही है। तो ये स्थिति बाजार के लिए बेकार स्थिति होती है। इसमें क्या होता है, मांग और पूर्ति दोनों में कमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर संतुलन क्योंकि ये है तो भाई यहाँ पे जब दोनों चीज़ें कम हो जाती हैं तो संतुलन बिंदु EF पे चला जाता है, जहाँ पर कि उसी दाम पर जो वस्तु की मात्रा है वह कम हो जाती है, कम उपभोग में ली जाती है। हमने देखा किस प्रकार से मांग और पूर्ति में शिफ्टिंग होती है। ये जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट आपका बनता है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में से। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। पार्ट 2 में जब हम इसके आगे का पार्ट जो है वो पढ़ाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ साथ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी भाई कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हाँ, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।